साल 2025 शुरू हो चुका है। नए साल के पहले हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग और तेज होने वाली है, जिसका ट्रेलर पिछले 24 घंटे में दिख गया। पुतिन आर्मी ने कीव से लेकर सुमी तक के तमाम इलाकों को मिसाइल से पाट दिया। रूसी सेना के इस हमले को पुतिन के ऑपरेशन 20 जनवरी से जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी खबर की अगर बात करें तो दूसरी खबर अमेरिका से है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका में एक ही दिन में 2 हमले हुए। दहल गया अमेरिका कैसे, ये आपको बताएंगे। लास वेगास के ट्रम्प टावर होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में जोरदार ब्लास्ट हुआ और उससे कुछ ही देर पहले न्यू ऑरलियंस में एक ड्राइवर ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक को चढ़ा दिया। इन दोनों ही हमलों से अमेरिका में दहशत फैल गई है। लेकिन पहले खबर यूक्रेन वॉर फ्रंट से। जी हां, तो ये बड़ी खबरें इस वक्त कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब, और खास करके सुपर पावर अमेरिका को जिस तरह से निशाना बनाया गया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। अमेरिका में एक ही दिन में 2 हमले हो गए। लास वेगास के ट्रम्प टावर होटल के बाहर टेस्ला ट्रक में जोरदार ब्लास्ट होता है और उससे थोड़ी देर पहले ही न्यू ऑरलियंस में तहलका मच गया। एक ड्राइवर ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दी। दोनों घटनाओं की जांच अभी जारी है, लेकिन इन दोनों ही हमलों से अमेरिका में दहशत फैली हुई है। और देखिए, अहम खबर आपको बताएं, कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले इन सब के बीच जारी है। हमले में कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हमले में कीव सेंट्रल बैंक को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने 120 मिनट में 111 ड्रोन दागे हैं, यानी कि पुतिन ने बता दिया है कि आखिर 2025 का इरादा क्या है। और वहीं यूक्रेन के सुमी में रूस की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। हमले में यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट कर दी गई तबाह। सुमी में एक दिन में रूस के 10 से ज्यादा हमले सामने आए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले में यूक्रेनी पोस्ट को किस तरह से उड़ा दिया गया। सुमी में एक दिन में रूस के 10 से ज्यादा हमले सामने आए। देखिए, नए साल का दूसरा दिन, लेकिन हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। ये युद्ध और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। जनवरी में पुतिन का बारूदी प्रतिशोध, कहां हुआ हमला, उसकी डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। राजधानी कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला हुआ है। कीव समेत यूक्रेन के 8 शहरों पर अटैक किए गए। रूस का टारगेट सुमी शहर भी रहा। ये हमले कैसे हुए ये भी जान लीजिए। 120 मिनट में 111 ड्रोन से अटैक करके तहलका मचा दिया गया। ऑर्चनिक, इस्कंदर और किंजल मिसाइल से भी हमले अंजाम दिए गए। कितनी तबाही मची है ये देखिए। कीव सेंट्रल बैंक की इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। एक बड़ा एयरबेस भी बर्बाद कर दिया है रशिया ने। यूक्रेन की एक हथियार फैक्ट्री को भी नष्ट कर दिया गया है और 12 रिहायशी इमारतें भी रूस के हमले में तबाह हो गई। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता जी, रूस के इरादे फिलहाल क्या नजर आ रहे हैं? और अब ऐसा लग रहा है कि रूस बहुत आक्रामक होकर जनवरी के शुरुआती 20 दिनों में बड़ी प्लानिंग के साथ युद्ध के मैदान में उतरा है। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि इस युद्ध के 3 साल पूरे होने वाले फरवरी में पूरे हो जाएंगे जी। और जो शुरू में जो बातें रखी थी पुतिन साहब ने ज़ेलेंस्की के आगे कि आप नेटो मार्च ज्वाइन करें, आप क्रीमिया को भूल जाएं, डोनबास लुहांस्क को आज़ादी दे दें। और अभी 3 साल जंग होने के बाद अगर कोई बात हम करें कि साहब नेगोशिएट होने वाला है, ट्रम्प साहब 20 जनवरी को अगर चेयर में आते हैं, तो अगर ये जंग रोकी जाती है तो किस तर्ज पे रोकी जाएगी, वो क्या नेगोशिएशन होंगे। अगर नेगोशिएशन में जो रूस ने इलाका कब्जा किया उसके पास रहेगा, क्रीमिया उसके पास में है, और नेटो तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया यूक्रेन ने, तो यूक्रेन ने हासिल क्या किया, पूरा देश की तबाही होगी। और अभी इसी के चलते नेगोशिएशन टेबल में आने से पहले वो रूस और यूक्रेन ये कोशिश कर रहे हैं कि कितना हम बढ़त हासिल कर लें, ताकि अगर हमारी नेगोशिएशन हो तो उसके अंदर हमें बार्गेनिंग चिप मिल जाए। तो ये जो 20 दिन का आखिरी दिया बुझने वाली कार्रवाई होती है, ये आप उसको मान के चलें कि ताबड़तोड़ हमले होंगे
दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इनके पावर जनरेशन पॉइंट्स के ऊपर। और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होगा कि जो एक गैस पाइपलाइन गैस लेके यूरोप को सप्लाई कर रही थी, ज़ेलेंस्की ने उसको बंद कर दिया है ताकि रूस को उसका फ़ायदा ना हो, जितने वो डॉलर उधर से कमा रहा था वो बंद हो जाए। तो ये जो जंग है ये बिल्कुल वीके दत्ता सर, यानी कि बड़ा सवाल यही है कि 3 साल की जंग के बाद, सब कुछ बर्बाद होने के बाद, खोने के बाद, नेगोशिएशन की टेबल पर आखिर ज़ेलेंस्की क्या हासिल कर पाएंगे। और देखिए एक और अहम खबर, रूसी सेना का ऑपरेशन 20 जनवरी शुरू हो गया है। डोनेत्स्क क्षेत्र में रूस की भीषण बमबारी, निप्रो पर कब्जा करने का लक्ष्य है। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए डोनेत्स्क क्षेत्र में रूस की भीषण बमबारी हो रही है। तो आखिर रूस का ये ऑपरेशन 20 जनवरी है क्या, इसके बारे में कुछ डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूसी सेना कुराखोव शहर के बॉर्डर पर मौजूद है। कुराखोव थर्मल प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। किसी भी वक्त कुराखोव पर कब्जा हो सकता है, यानी पूरे शहर पर कब्जे का ऐलान हो सकता है। पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर भी रूस का कब्जा हो गया है, यानी रूस बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, और देखिए क्या हो रहा है। प्रमुख शहर से रूसी सेना महज इस वक्त 5 किलोमीटर दूर है। कब्जे के साथ सेना निप्रो की तरफ कूच करेगी और 20 जनवरी बहुत अहम तारीख है ये। 20 जनवरी तक पुतिन का टारगेट है निप्रो पर कब्जा कर लेना, निप्रो तक रूस का झंडा लहराना। पुतिन चाहते हैं शांति वार्ता से पहले मजबूत बढ़त की रणनीति पर पुतिन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे की मांग संभव है। राठौर सर, सवाल यही है कि क्या जो कहा जा रहा है कि 20 तारीख को जब ट्रंप सत्ता संभालेंगे, इसके बाद बहुत मुमकिन है कि रूस और यूक्रेन के बीच नेगोशिएशन हो, और इससे पहले अपना दावा मजबूत कर लेना चाहते हैं। पुतिन इस रणनीति के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए करना है, यहाँ पर 20 तारीख की एक इमेजिनरी डेट जरूर बन गई है। कोशिश ये है दोनों पक्षों की कि 20 तारीख तक जितनी रियल एस्टेट पे कब्जा कर लें उतना अच्छा है। पुतिन के लिए ये नया साल भी ज़्यादा बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना अभी भी काबिज है। तो उनकी कोशिश ये होगी कि लुहांस्क प्रांत में या डोनेट्स्क में जितना आगे बढ़ सकें उतना अच्छा है। तो यहाँ पर एक बढ़त बनती हुई नज़र आ रही है। जो आपने अभी जगह बताई पोक्रोवस्क के पास में या आदिविका के वेस्ट में, यहाँ पर 3-4 हैं जगह जहाँ पर अटैक चल रहे हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। बात रही निप्रो तक पहुंचने की, वो थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है, निप्रो बहुत दूर है वहां से, लेकिन कोशिश उनकी ये है पोक्रोवस्क पकड़ने की। पुतिन ने कहा था अपने कमांडरों को कि नए साल के तोहफे में आप हमें पोक्रोवस्क दीजिए, वो नहीं दे पाए। और सितंबर 2024 से नवंबर 2024 के बीच में अगर सुना हो, रूस ने सबसे ज़्यादा ज़मीन पकड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग भी मारे गए। 45,000 लोग मारे गए एक महीने में। नवंबर में 1,500 रूसी सैनिक हर दिन मारे गए। तो रूस भी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है और भारी कैजुअलिटी उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं, रूस का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है, लेकिन रूस को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है इस जंग में, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कुर्स्क के जंगलों में रूस यूक्रेन में भीषण जंग अभी भी जारी है। आमने सामने की जंग में यूक्रेन का रूस पर हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें अब आपके सामने, ये देखिए। 2025 में कुर्स्क पर फिर से कब्जे की जंग तेज होती नजर आ रही है। और देखिए कुर्स्क से एक और अहम खबर, कुर्स्क में रूसी सेना को बड़ा झटका लगा है। कुर्स्क में रूस के 38,000 जवान मारे गए हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ की तरफ से यह दावा, तो यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि कुर्स्क में ना सिर्फ उसने मजबूती हासिल की है, बल्कि बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया। 38,000 जवान
रूस के मारे गए हैं, यह दावा यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, कुर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्स में किस तरह से अब एक बार फिर बैकफुट पर रूस नजर आ रहा है। यूक्रेन का दावा क्या है, ये जरा देखिए। 38,000 रूसी सैनिक यहां मारे गए हैं, 700 से ज्यादा रूसी सैनिक पकड़े गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। हजारों रूसी सैनिकों ने यहां पर कर दिया है सरेंडर। बिल्कुल, और इसके अलावा 1000 से ज्यादा टैंक भी नष्ट करने का दावा यूक्रेन के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सेना के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक मौजूद है, इसके बावजूद यूक्रेन यहां पर बढ़त हासिल कर रहा है, यह दावा है। 3000 से ज्यादा किम के सैनिक भी ढेर किए गए हैं। समीर, बिल्कुल, कुर्स को किस तरह से आप देखते हैं प्रोफेसर अमिताभ? क्योंकि यहां पर बीते दिनों में हमने देखा रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो तमाम इलाके जो कि यूक्रेन ने कब्जे में ले लिए थे, उनको वापस लिया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर यूक्रेन यहां हावी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यूक्रेन का इस समय स्ट्रैटेजी क्या है? यूक्रेन चाहता है कि कुर्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सोल्जर्स हैं उनको वहाँ काबिज किया जाए, और वो बैटल हार्डेंड सोल्जर्स हैं, और उनसे से ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर की जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा? जब भी नेगोशिएशंस की बात होगी तब कुर्स एक तरह का उनके लिए एक औजार रहेगा कि जिससे वो नेगोशिएट कर सकें कि जो अब तक कैप्चर किया है रूस ने दोनेत्स्क लुहांस्क रीजन में, पूरे रीजन में, उससे नेगोशिएट करके उतनी भूमि वापस ली जाएगी। लेकिन कुर्स्क एक ट्रैप भी है। कुर्स्क इस समय आपको लग रहा होगा कि शायद रूसी सेना हार रही या पीछे जा रही, ऐसा नहीं है। वास्तविक भूमि जो कुर्स्क की है उससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही है रूसियों में, और वहां नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भी हैं। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुर्स्क एक बार्गेनिंग चिप की तरह ज़ेलेंस्की इस्तेमाल करेंगे जब भी नेगोशिएशंस की बात होगी। लेकिन नेगोशिएशंस होगा कि नहीं, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। पूरे साल अगर देखें, पिछले साल, तो सबसे ज्यादा इस समय टेरिटरी लूज किया है यूक्रेन, और एक साल में जितना लूज किया है शायद वो 2022 के बाद पहले कभी नहीं किया था। लेकिन अब तक जो सेना का मूवमेंट हो रहा है उसको देख के यही लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भूमि कैप्चर कर ली जाए, ज्यादा से ज्यादा हताहत हो एक दूसरे के लोग। बिल्कुल सर, और सर ताज्जुब की बात भी यही है कि वहां पर किम की सेना यानी कि नॉर्थ कोरियन सैनिक मौजूद है, इसके बावजूद यूक्रेन बढ़त का दावा कर रहा है। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि जहां पुतिन का 2025 का प्लान हम आपको बता रहे कैसे वॉरजोन को दहला के रखा है, वहीं हम इस खबर पर भी चर्चा करने वाले हैं कैसे नए साल में 2 बड़े धमाके, 2 बड़े हमले होते हैं और उसके बाद अमेरिका दहल जाता है। इस खबर पर हम विस्तार के साथ बात करेंगे। लेकिन रूस यूक्रेन वॉरजोन से एक और अहम खबर है। रूस से बड़ी जंग की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। बेलारूस, रूस से लगने वाले EU देशों की फंडिंग, 6 यूरोपीय देशों को $178 मिलियन की फंडिंग की गई है। रूस बेलारूस से निपटने की EU की, यूरोपियन यूनियन की तैयारी क्या है, आइए उसका पूरा खाका आपके सामने रखते हैं। रूसी सेना से बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है यूरोपीय यूनियन। बेलारूस, रूस से लगने वाले EU देशों को फंडिंग कर रहा है। EU ने 6 यूरोपीय देशों को $178 मिलियन की फंडिंग की। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की फंडिंग से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया अपने बॉर्डर को मजबूत कर रहे हैं। यूरोपीय देश बाल्टिक डिफेंस लाइन को तैयार कर रहे हैं। जी हां, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। राठौर साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखेंगे? यूरोपीय देश बाल्टिक डिफेंस लाइन बना रहे हैं, ये जंग कहां तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी आना है, अमेरिका का रोल इस जंग के मद्देनजर बहुत अहम माना जा रहा था, वो आज भी है। लेकिन ये सारी खबरें तो इस ओर इशारा कर रही हैं कि 2025 में ये जंग और ज्यादा भड़कने जा रही है। देखिए समीर, यूरोप की डिफेंस का एक बहुत कमज़ोर पहलू ये रहा है कि पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका की तरफ अपनी डिफेंस के लिए देखता रहा है हमेशा। और यूरोप, ये यूक्रेन रशिया वार में भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा मदद किसने की, तो अमेरिका ने की। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो फीलर्स आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम डिसएंगेज करें अमेरिका को, और यूरोप की जो डिफेंस की उनके ऊपर एक तरीके से क्या कहते हैं, ये जिम्मेदारी है जिसमें उनका खर्चा भी होता है, उनके ट्रूप्स भी जाते हैं, उससे वो बचना चाहते हैं। तब एकाएक यूरोपियंस ने पाया, और बहुत पहले से कह रहे हैं कि यूरोप अपने डिफेंस के लिए तैयार नहीं है।
तो वहाँ पर ये बात आ रही है, क्योंकि 20 तारीख जो हम एक मैजिकल लाइन मान के चल रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप की पॉलिसीज आगे बढ़ेंगी और उसके बाद क्या होगा। यूरोप देख रहा है कि अगर हम अनाथ हो गए, हमको अमेरिका का सपोर्ट छूट गया, तो हम अपने को डिफेंड कैसे करेंगे। लेकिन उसी की जगह अगर अमेरिका ने नेटो का पूरा ही साथ छोड़ दिया तो अमेरिका वर्ल्ड की लीडरशिप किसकी करेगा। तो वो यूरोप को, रूस को या चाइना को प्लेटर पे तो नहीं दे सकता। तो ये 20 तारीख के बाद ये सिचुएशन खुलेगी। राठौर सर, यह आपने बात एकदम जो कही है उसमें दम नजर आता है, क्योंकि ट्रंप इशारा कर चुके हैं कि वो दम रखते हैं कि इस जंग को तुरंत खत्म करने का, और अगर अमेरिका ने साथ छोड़ा नेटो का, यूरोपीय देशों का, तो फिर वो अपनी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। एक और अहम खबर वॉर जोन से, रूस ने नेटो से जंग की बड़ी तैयारियां कर ली है। रूसी अधिकारियों की ट्रेनिंग पर सनसनीखेज खुलासा, जापान और साउथ कोरिया से लड़ने की रूसी तैयारी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है ये। तो देखिए, जापान और साउथ कोरिया से जंग की है तैयारी। नए साल पर पुतिन की नेटो से भीषण जंग की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं, और रूस की जापान और साउथ कोरिया से बड़ी जंग की प्रिपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, खबरें सामने आई हैं। जंगी प्लान पर रूस ने 160 पन्नों का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। रूसी डॉक्यूमेंट में जापान साउथ कोरिया के मिलिट्री बेस के सीक्रेट मौजूद है, और इसी आधार पर दावा है कि रूस की बड़ी तैयारी है जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ। जी हां, इन दोनों के सैन्य अड्डों की पहचान भी रूस की तरफ से की गई है। जंग से पहले रूसी अधिकारियों की ट्रेनिंग पर यह सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। सोर्स क्या है? फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर है। प्रोफेसर अमिताभ सर, सवाल यह है कि आखिर जापान और साउथ कोरिया ही क्यों, और अगर रूस अपने इस प्लान पर अमल करता है तो फिर कैसे नेटो बनाम रूस हो जाएगा? जरा समझाइए आप। देखिए, इस समय जो स्थिति बन रही है, और जैसा राठौर साहब ने भी कहा कि नेटो अपना थ्रस्ट यूरोप से हटाकर दुनिया के और जगह लगाएगा, और ईस्ट एशिया इसका बहुत बड़ा फ्रंट बनने जा रहा है। क्योंकि ईस्ट एशिया में चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस तीनों अब ऑपरेट करने वाले हैं, क्योंकि वहां नेटो को या अमेरिका को वीकेंड करने की कोशिश की जाएगी। और साउथ कोरिया और जापान में करीब 56,000, साउथ कोरिया में करीब 27,000 इनके यूएस सैनिक मौजूद हैं जो उनको सुरक्षा देते हैं। और पूरी तरह नेटो इस समय ये चाहता है कि जब वॉर फ्रंट ये रशिया यूक्रेन का जब स्थिर होगा, तब सारा फोकस रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का ईस्ट एशिया पे आ जाएगा। उस समय नेटो अपना रिएक्शन कैसे करेगा वो भी देखने वाला होगा, क्योंकि नेटो की परेशानियां सिर्फ यूक्रेन, रूस से ही खत्म नहीं होती हैं, या अमेरिका की परेशानियां। ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा फ्रंट है, और चाइना जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है साउथ चाइना सी में, फिलीपींस के खिलाफ हम देख ही रहे हैं वो किस तरह कर रहा है। तो नेटो इस समय सारा कंसंट्रेशन रूस, यूक्रेन के अलावा ईस्ट एशिया पे भी करेगा, क्योंकि ट्रंप को, आपको याद होगा, पिछले टर्म में उन्होंने चीन को एक अपने अघोषित एनिमी डिक्लेयर कर दिया था, और पूरे साउथ चाइना सी में, ईस्ट एशिया में उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी थी। रशिया यूक्रेन के प्रति जो उनका रुख है वो ईस्ट एशिया के प्रति नहीं रहेगा। वो चाहते हैं किसी तरह ट्रेड में, और हम सब जानते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ट्रंप चाहते हैं। उस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में इस समय ईस्ट एशिया में चाइना हावी है, तो उसको कंटेन करने की कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल। और एक बड़ी बात यह नजर आ रही है कि रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर बहुत कुछ यूरोपीय देशों को भी भुगतना पड़ सकता है, अमेरिका को भी भुगतना पड़ सकता है। और नए साल में 2 बड़े जख्म अमेरिका को मिले हैं, 2 बड़े आतंकी हमले आप कह सकते हैं। हालांकि जांच जारी है, लेकिन इशारा शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक ISIS की तरफ किया जा रहा है। ISIS ने क्या 2 बड़े आतंकी हमलों से अमेरिका को दहलाने की कोशिश की है, और क्या इस जंग से भी इस हमले का कोई ना कोई कनेक्शन है? जी हां, आसार तो यही जताए जा रहे हैं। नेटो हाइब्रिड वॉर के रणनीतिकार जेम्स अप्पाथुराई ने बाकायदा चेतावनी दी है, पहले से मॉस्को के इरादे मालूम होने चाहिए। यूरोप, अमेरिका और कनाडा में रूसी हाइब्रिड हमले होंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद हाइब्रिड हमलों का ट्रेंड बढ़ा है, ये उनकी तरफ से चेताया गया है, बताया गया है, और वो भी तब
जब अमेरिका ने नए साल में 2 बड़े आतंकी हमले झेले हैं। तो नाटो की बड़ी चेतावनी क्या है, यह आप जरा समझिए। दरअसल रूस के अनकन्वेंशनल हमले से महाविनाश होगा, यह बताया गया चेतावनी में। नाटो देशों को मॉस्को के खौफनाक इरादे मालूम हो। नाटो हाइब्रिड वॉर के रणनीतिकार जेम्स अप्पाथुराई की यह बड़ी वार्निंग। जी हां, जेम्स अप्पाथुराई बड़ी बात कह रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और कनाडा में चरम पर रूसी हाइब्रिड हमले। 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद हाइब्रिड हमले का ट्रेंड बढ़ा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दत्ता जी, अमेरिका में जो कुछ हमने देखा उसने हर किसी का दिल दहला कर रख दिया है। क्या इसका वॉर से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कोई ढकी छुपी तो है नहीं, लेकिन इसका अंजाम अब अमेरिका को आतंकी हमलों के रूप में भी झेलना पड़ सकता है क्या? देखिए, जो भी सिचुएशन, ये तीसरा साल चल रहा है रूस की जंग का, इसके अंदर जो अलग अलग जंग के जरिए और तरीके चेंज हुए हैं, उसमें हाइब्रिड वॉर का भी बहुत बड़ा हाथ है जी। आपने देखा होगा रूस के अंदर भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए। उनके वो एक थिएटर में हमला हुआ, बीच में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी जिसमें ISIS का हाथ बताया गया। उसी प्रकार अमेरिका के अंदर भी जो ये हमले अभी आप देख रहे हैं, जर्मनी में भी हुआ जो हमला, आपको याद है 24 दिसंबर को जो एक क्रिसमस मार्केट के अंदर उन्होंने किया, उसी प्रकार का हमला ये न्यू ऑर्लिन्स में अभी हुआ है और ये भी ISIS का कनेक्शन बोला जा रहा है। साथ में ट्रम्प टावर के बाहर भी जो एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है उसके अंदर भी है। तो जो हाइब्रिड वॉर है ये हर एक लेवल पे लड़ी जाती है, जिसके अंदर साइबर हो गया, इंफॉर्मेशन वॉर या जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं, वो हर प्रकार का अनकन्वेंशनल मीन इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन को कमज़ोर करने की चेष्टा करते हैं। तो अगर अमेरिका और यूक्रेन और नाटो मिलके रूस के खिलाफ कर रहा है, तो रूस भी उसी प्रकार अमेरिका, नाटो और जो और इनके साथी मुल्क हैं उनके ऊपर कर रहा है। और जो पहली आपने बात करी थी एक जापान और कोरिया को लेके कि जो टारगेट रशिया ने ढूंढे हैं, वो इसलिए क्योंकि ईस्टर्न फ्लैग रूस का एक्सपोज हो जाता है। मान लीजिए ये जंग अगर ख़त्म होती है, यहाँ ईस्टर्न फ्रंट एक्टिवेट होता है, तो ईस्टर्न फ्रंट में जापान और कोरिया के माध्यम से रूस के ऊपर हमला हो सकता है। इसलिए उन्होंने सारी, बिल्कुल सर, हम उन तमाम खबरों पर भी जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका में हुआ क्या है उसको तफसील से हम अपने दर्शकों के सामने रख दें, क्योंकि अमेरिका का जिक्र बार बार हो रहा है। करुणा। बिल्कुल, और क्योंकि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अमेरिका में 2 बड़े हमले हुए। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में देखिए टेरर अटैक होता है, आतंकी हमला इसे बताया गया है। जश्न लोग मना रहे थे नए साल का और इन लोगों पर टेरर अटैक होता है। हमलावर ने लोगों को ट्रक से रौंदा, पिकअप ट्रक लेकर वो लोगों की भीड़ के बीच में दौड़ाता हुआ नजर आया। ये देखिए खौफनाक तस्वीरें, 15 की मौत हो गई है। हमलावर ने लोगों पर इसके बाद फायरिंग भी की है। हमलावर की कार से ISIS का झंडा भी मिला है। यही वजह है जो शुरुआती सबूत मिले इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह आतंकी हमला था। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं ये जो हमलावर था जिसने इतना बड़ा आतंकी हमला किया, 15 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, अमेरिका का IS कनेक्शन अभी हमने हाल में सीरिया में देखा है, किस तरह से HTS और ISIS के आतंकियों के भरोसे अमेरिका ने सीरिया में तख्ता पलट कराया, और अब इस हमले में IS का कनेक्शन सामने आना, ये तार कैसे जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, अमेरिका एक बात तो है, अपने भूमि पर जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, अटैक्स होते हैं, उसको लेकर बहुत सशंकित रहता है और वहाँ की सेंसिटिविटी बहुत इस मामले में हर्ट होती है कि अमेरिका पर अटैक हुआ है और इसमें ISIS का हाथ है। तो इसको देख के भी यही लग रहा है कि सीरिया में जो हालिया परिवर्तन हुए हैं उसमें ISIS बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। और जिस तरह एक तो लेबनान फ्रंट को इन्होंने शांत कर दिया, जो हिजबुल्लाह थे वो शांत हो गए, हमास भी लगभग शांत ही है। अब ISIS एक नया हेडेक बनने जा रहा है जिसमें तुर्की, सीरिया और अमेरिका तीनों इन्वॉल्व होंगे। और आपको याद होगा ISIS अभी भी वहां कुछ भूमि पर कंट्रोल करता है और इसके स्लीपर सेल्स पूरे दुनिया में ऑपरेट करते हैं। अमेरिका के लिए एक नया हेडेक है जो रूस, यूक्रेन और ताइवान को लेकर जो चल ही रहा था, इजराइल को लेकर चल ही रहा था। अब उनका फोकस ट्रंप के आने के समय ISIS भी होगा और ISIS को कंट्रोल करने के लिए सीरिया में इंटरवेंशन उनकी बहुत जरूरी हो जाएगी।
और अभी भी जो कुर्दिस्तान का इलाका है जो सीरिया में उन्होंने कैप्चर किया है और अभी इस समय अमेरिकी सेना उसको सपोर्ट करती है, वहां पर भी हमले बढ़ेंगे। और ये एक तरह का बहुत एक माया जाल है सीरिया जिस तरह से इमर्ज हो रहा है। इसमें टर्की इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, वेस्ट एशियन स्टेट्स सर, यानी कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में खास तौर पर सीरिया की बात करें और वहां पर अमेरिका के हमले या फिर अमेरिका की तरफ से जो समर्थित गुट है उनकी तरफ से हमले बढ़े, इसके बाद इस हमले को जोड़ करके देखा जा रहा है। एक और खबर आपके सामने रख रहे हैं, हमलावर की तस्वीर भी सामने आई है। हमलावर का नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया जा रहा है जिसने इस हमले को अंजाम दिया। तो आप देखिए, वही ये हमलावर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं न्यू ऑरलियंस में, इसने हमले को अंजाम दिया। पिकअप ट्रक से ये लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। 15 लोगों की मौत हो गई है और अब इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। और वहीं लास वेगास की बात करें तो यहां पर भी एक बड़ा धमाका हुआ। लास वेगास में ट्रम्प टावर के बाहर ब्लास्ट हुआ है। साइबर ट्रक में ब्लास्ट से एक शख्स की मौत हो गई। टेरर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ट्रम्प टावर के ठीक बाहर ये धमाका। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ट्रम्प टावर के बाहर ये धमाका कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। दत्ता सर, सवाल यही उठता है यहां पर कि दो यहां पर बड़े हमले होते हैं, एक ट्रम्प टावर के बाहर धमाका होता है और कहा जा रहा है कि यह भी आतंकी हमला हो सकता है, और दूसरा हमला न्यू ऑरलियंस में। ट्रम्प सत्ता में आते हैं, वो मजबूर होंगे कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़े मिडिल ईस्ट में। देखिए ऐसा है कि जो भी इंटरनेशनल सीन के ऊपर अमेरिका जिन जिन ग्रुप्स को मदद कर रहा था, जो एक सीरिया एक उदाहरण है, इसके अंदर एक तरफ आप उनसे लड़ रहे हैं, एक तरफ आप उन्हीं गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जो ट्रम्प साहब के आने के बाद सबको मालूम है कि जो डीप स्टेट की कार्रवाइयाँ पहले अमेरिका के माध्यम से चल रही थी, ट्रम्प साहब ने बोला मैं इन सबको ख़त्म करने वाला हूँ। तो अभी ये जो टारगेटिंग की जा रही है अमेरिका के अंदर, ये एक सिग्नलिंग की जा रही है कि आईएसआईएस अभी भी जिंदा है, तगड़ा है और कहीं भी स्ट्राइक करने की काबिलियत रखता है। वो किसी भी मींस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही आपने दत्ता जी कहा। और यहां पर तो बाकायदा मैसेज देने की कोशिश की गई है। ट्रक में आईसिस का झंडा साफ तौर पर इसीलिए रखा गया ताकि यह संदेश जाए कि इस हमले के पीछे आईसिस का हाथ है। कुल मिलाकर गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इस डेफिनेशन में अगर हम फंसे रहेंगे तो शायद अंजाम ऐसा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं पता चलता है अमेरिका के मौजूदा रुख को देखते हुए, खास करके सीरिया में। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।